यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम आज चर्चा करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर। जो आज की सिचुएशन है, मैं पिछले 10-12 एपिसोड हम लोगों ने बनाए थे उसके, जिस पर अभी तक के विषय में जो चर्चा की थी उसमें निकल कर ये आया था कि आज से पहले 1949 में कम्युनिस्टों ने चाइना पर कब्जा किया। 1949 से लेकर 2020 से पहले चाइना इतनी बुरी तरह कभी नहीं फंसा होगा जितनी बुरी तरह इस बार नरेंद्र मोदी के फंदे में फंसा है। और लगातार मैं कहता आ रहा हूं कि ये हमारे लिए विन विन की सिचुएशन है। चाइना जाता है तो भी हमारी जीत है, चाइना नहीं जाता है तो भी हमारी जीत है, चाइना हमारी तरफ बढ़ता है तो भी हमारी जीत है। हम बार बार कहते आए हैं कि चाइना अगर हमारी तरफ बढ़ता है तो वर्ल्ड वार हो जाएगा, चाइना अगर पीछे जाता है तो उसके 18 नेबरिंग कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएंगे और 60% लैंड जो उसने किसी न किसी तरह से तिब्बत, जिनशांग या शिनजांग इन प्रांतों की कब्जा करके रखी है, उनमें भी डिस्टर्बेंस बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों का मनोबल ऊपर आने वाला है। और तीसरी जो हमारी विन विन सिचुएशन है कि चाइना अगर जहां पर बैठा है वहां पर बैठा रहता है तो फिर चाइना का ट्रेड हम भारत से समाप्त कर देंगे। कल एक ICS इंडिया चाइना स्टडीज की ऑनलाइन वेबिनार में चाइना के भारत में एम्बेसडर सन व्यांग डॉग ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ क्लियर होता है कि चाइना कितनी बुरी तरह से फंस चुका है और चाइना की बौखलाहट कितनी ज्यादा है। वो ना उगल पा रहा है, ना लिगल पा रहा है और ना ही मुंह में रख पा रहा है। जो तीन सिचुएशन है मैंने कि आगे बढ़ता है तो समस्या है, पीछे जाता है तो समस्या है, जहां पर बैठा है वहां पर बैठा रहता है तो समस्या है। वो वही है कि ना उगल पा रहा, ना लिगल पा रहा और ना ही गले में कंठ में रख पा रहा है। उन्होंने जो कहा उसने क्लियर किया। अब जानने की जरूरत यह है कि उन्होंने कहा क्या और उससे पहले हमने किया क्या। जो भारत सरकार ने चाइना वहां पर जहां पर बैठा हुआ है गलवान में बैठने के बाद हमारी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अजीत डोभाल ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, फॉरेन सेक्रेटरी से बात की और हमारी कमांडर लेवल पर बात हो रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही है। ये सब कुछ चल रहा है और हर बार चाइना यही करता आया है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होती रही। आपको याद होगा 2013 में चाइना लगभग 20 किलोमीटर इसी वैली में घुस आया था, इस वैली के और आगे घुस आया था और 20 किलोमीटर जब वो इधर घुसा था तो सलमान खुर्शीद देश में हंगामा हो गया और सलमान खुर्शीद चाइना गए। चाइना जाने के बाद उन्होंने एक ट्रेड और एक एग्रीमेंट और कर लिया साथ में, और उस एग्रीमेंट में पुराने एग्रीमेंट को बहाल करते हुए हम गोलियां नहीं चलाएंगे, हम एक दूसरे के साथ शस्त्र इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम बॉर्डर का सम्मान करेंगे और जहां पर बैठे हैं वहां पर बैठे रहेंगे। ये एक ट्रेड का एक एग्रीमेंट कराए थे वो। चाइना ने उस बार भी कहा हम पीछे चले गए, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हम पीछे चले गए। भारत सरकार ने पूरे देश में बताया भी है वो पीछे चले गए। हकीकत ये थी कि वो पीछे नहीं गए थे। इस बार भी वही हो रहा है। इस बार जहां पर वो उनके समय पर बैठे थे उससे आगे फिंगर 4 वाली ये जो तमाम फिंगर 4, 14, 15 की बात हो रही है, गलवान वैली की बात हो रही है। गलवान वैली में वो आए, हालांकि वो 2-3 किलोमीटर पीछे गए हैं, पेंगयोंग में वो पीछे नहीं जा रहे हैं वो, लेकिन डिक्लेरेशन ये कर रहे हैं कि हम पीछे जा चुके हैं और 5 किलोमीटर बढ़कर 3 किलोमीटर पीछे गए, 2 किलोमीटर पीछे गए, फिर भी वो आगे ही रह गए। ये उनकी पुरानी पॉलिसी 1949 से लेकर अभी तक चल रही है। इसीलिए जो हमारी ट्रीटी है उनके साथ, उस ट्रीटी के से वो 200 किलोमीटर लगभग अंदर हैं। जो महाराजा हरि सिंह के टाइम पर हुई थी या उनसे पहले हुई थी, उनसे पहले जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी से वो आगे हैं जहां पर मानसरोवर हमारा बॉर्डर होना चाहिए। मानसरोवर के उधर वो और मानसरोवर के इधर है। वो ट्रीटी तिब्बत के साथ हुई थी, तिब्बत और चाइना मिला हुआ था और उस ट्रीटी को भी चुशुल की ट्रीटी कहते हैं। चुशुल की ट्रीटी में तिब्बत चाइना मिला हुआ था और तय हुआ था कि मानसरोवर के उधर वो रहेंगे, मानसरोवर के इधर हम रहेंगे। और उन्होंने 120 वर्ष तक लगभग उसका पालन किया। 1949 में कब्जा करने के बाद इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और हर बार यही होता रहा नेहरू जी के टाइम से लेकर अभी तक 2014 तक कि वो आगे बढ़े और हमने उनको ऑब्जेक्शन लगाया। वो 20 किलोमीटर आगे बढ़े, 5 किलोमीटर पीछे गए, 20 किलोमीटर आगे आए, 5 किलोमीटर पीछे गए और हम अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग के बीच में फर्क होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग हम पीछे बढ़ते चले गए, क्योंकि जैसे ही गृह मंत्रालय को सूचना जाती या सरकार को सूचना जाती कि चीन आगे बढ़ा है, अब हम क्या करें, हमारी डिस्टेंस कम हो गई, तो हम पीछे चले जाते थे। अभी इस बार सरकार अड़ गई, और उससे पहले सरकार पूरी फील्डिंग 2019 में ये सब गतिविधि शुरू हुई, 2020 में खासतौर से हुई। तो इस गतिविधि के होने से पहले भारत सरकार पहले पूरी फील्डिंग सजा चुकी थी पूरे विश्व में। हमने पीछे के एक लेक्चर में यह भी बताया था कि जब हम आसियान से बाहर हुए, और आसियान से बाहर होने का मतलब है चीन समेत 10 आसियान के कंट्री और 6 दूसरे कंट्री, भारत को हटा दीजिए तो 5 दूसरे कंट्री, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका भी, वो साउथ कोरिया भी शामिल है। इनके सबके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट से हम बाहर हो गए आसियान से। और बाहर होने का मोदी जी ने जो डिसीजन लिया 2019 में, उसका कारण था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से चाइना इन 15 कंट्रियों के माध्यम से जो सीधा वो ट्रेड कर सकता था वो करता था, बाकी वो इनके माध्यम से ट्रेड करता था। तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके बस्ट होती चलेगी। आज की तारीख में 30% ट्रेड घाटा, 30% ट्रेड घाटा सिर्फ चीन की वजह से है। अब ट्रेड घाटे को मैं आपको बताता हूं। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं, तो जो हम निर्यात करते हैं और जो हम आयात करते हैं, उसके बीच में जो हमको घाटा होता है आयात और निर्यात की वजह से, उसको हम ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, ट्रेड घाटा कहते हैं, या हम एक्सचेंज, ये जो फॉरेन करेंसी का हमारा एक्सचेंज रहता है, उसका घाटा कहते हैं। उस घाटे का नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी रहती है, उस फॉरेन करेंसी को हम इन लोगों को पे करते हैं, और इनको पे करने की वजह से भारत का जो रुपया का कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ता चला जाता है। और आज हम 75 रुपए के लगभग आ चुके हैं। हालांकि पिछले 6 साल में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि पहले जो 68, 69, 70 रुपए था, 70 से हम 75, 74 की तरफ हैं। तो हमारा जो डॉलर की कीमत के मुकाबले भारत का रुपया बहुत गिरा नहीं, जबकि विश्व में बड़ी बुरी दशा चल रही है फिर भी। लेकिन हम डिफिसिट की तरफ तो हैं, और डिफिसिट का मेन दूसरा कारण है तेल का निर्यात करना। तो हम तेल के निर्यात में डिफिसिट देते हैं। दूसरा, हम डिफिसिट जो हमारा रहता है वो चाइना की तरफ रहता है। तो आप समझ लीजिए 70% तेल का निर्यात, जिस पर हम टोटली डिपेंडेंट है खाड़ी देशों पर, 70% वहां से निर्यात पर हम प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है, और 30% चीन अकेला देता है हमको डायरेक्ट, और उसके अलावा इनडायरेक्ट आसियान देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होकर हमारे पास आता था। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो ट्रेड घाटा है वो 40% चीन की वजह से हमारे ऊपर होता था। यानी कि हमारी फॉरेन करेंसी, अगर हमने $100 कमाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके, या हमारे लोग विदेशों में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वो वहां से डॉलर्स में करेंसी बेचते हैं, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व बनता है। उन सब फॉरेक्स रिजर्व में कुल मिलाकर हम एक बहुत बड़ी जो कीमत है, वो कीमत इन देशों को दे देते हैं, उस फॉरेन करेंसी को, और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, जबकि हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। इसको लेकर मोदी जी ने स्टेप ले लिया। उस स्टेप की वजह से ये सब चाइना ने प्रेशर बनाना चाहा। चाइना जब प्रेशर बनाना शुरू किया, तो इस प्रेशर में वो कम प्रेशर बन गया, खुद ही प्रेशर उसके ऊपर आ गया, क्योंकि उससे पहले उसको अंदाजा नहीं था कि मोदी जी फील्डिंग सजा चुके हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो ट्रेड घाटा है, वो ट्रेड घाटा खत्म करने के लिए हमने, जब उस आसियान से हम बाहर आए, तो चीन ने ये जो हरकत करी, इससे हमको वो जो आसियान में हमने स्टेप लिया, उस स्टेप के बाद कंप्लीट रिस्ट्रेंट करने का मौका मिल गया। जैसे हमने उनके ऐप सारे उड़ा दिए, क्योंकि सिक्योरिटी का इश्यू था। हमने उनकी एप्लीकेशन सभी उड़ाने की बात कर दी कि हम उनकी कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे भारत में। तीसरा, हमने कहा कि हमारे जो कम्युनिकेशन जो नियम्स होते हैं, हालांकि भारत में ऐसे कम्युनिकेशन नियम नहीं है, और जब तक नियम हम नहीं बना लेते, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसकी कोडिंग हो सकती है, कोई भी मेटालिक वस्तु जिसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु में किया गया हो, उसमें कोडिंग हो सकती है, वो सारी कोडिंग जासूसी का काम कर सकती है। जैसे आपको मैंने पीछे भी बताया था कि नोट में कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग हम जानते हैं कि ये मेट्रो का जो टोकन रहता है, इसमें कोडिंग हो जाती है और वो रीड कर लेती है कोई ना कोई मशीन। ये फोन में कोडिंग होती है। हमारे फोन को IMEI नंबर पता हो या फोन का फोन नंबर पता हो, ये सब पता लग जाता है, तो वो फोन कहां पर, ये सब कुछ पता लग जाता है। वो नेटवर्क से जुड़ा होता है। लेकिन अगर इसमें कोडिंग
हो और वो कोडिंग के माध्यम से हम हमारे सारे की सारी जासूसी होती रहती है, चाहे इक्विपमेंट हम बंद रखें, चाहे इक्विपमेंट खुले रखें, चाहे हम किसी भी प्रकार का मेटल जिसमें कोडिंग हो सकती है, उन सभी मेटल्स पर भारत सरकार ने अब पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। कारण क्या था कि चीन गलवान से की जो सिचुएशन है वहां से हटने को नहीं तैयार है और हम लगातार उससे कह रहे हैं कि आप पीछे जाओ। हम जानते हैं कि वो पीछे जाएगा तो उसकी 18 देशों के साथ नई स्ट्रेटजी शुरू होने वाली है और उसके इंटरनल 60% एरिया को जो उसने घेर कर रखा है, उसने जो जबरन कब्जा करके रखा, वहां पर भी उसको समस्या होने वाली। और चाइना इस सिचुएशन से ये तो कह रहा है कि हम पीछे हट गए, लेकिन वो हकीकत में पीछे हटे नहीं। भारत सरकार आज भी लगातार कह रही, कल भी उसने कहा कि आप कंप्लीटली डिसआर्मामेंट करिए, कंप्लीटली डिसेटलमेंट करिए, यहां से बिल्कुल आप हट जाइए, आपकी जो पहले की सिचुएशन थी उस सिचुएशन पर जाइए, 5 जून से पहले जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं हम पीछे आ गए, बाकी हमारे सॉवरेंटी। कल जो आईसीएस की चर्चा हुई, यानी कि इंडिया चाइना स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन जो जो हमारे यहां चलती है, उसकी जो चर्चा हुई उसमें जो कहा उनके एम्बेसडर ने, चाइना के एम्बेसडर ने, वो काबिल तारीफ है। उसको समझने की जरूरत है। अगर वो हम लोग समझ जाते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि हकीकत में चाइना कितना दुखी है। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना की जीडीपी में एक बड़ा योगदान भारत का है, क्योंकि भारत के पास एक बड़ी मार्केट है और चाइना विश्व में कहीं भी कुछ भी बेच ले। आप सोच सकते हैं कि 150 करोड़ उनके, 140 करोड़, 130 करोड़ हमारे, 130 और 140, 150 या 160 मिलकर हम मान लें 300 करोड़। पूरे विश्व में बाकी बचे 400 साढ़े 400 करोड़ लोग। उन 450 करोड़ लोगों में जो स्ट्रैटेजिकल या जो 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 मार्केट कवर है वो यूएस ने भी कर रखी है और यूरोप ने भी कर रखी है। सबसे आसान मार्केट जो चाइना के लिए थी वो अपनी मार्केट के बाद भारत की मार्केट थी। भारत के 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाकर चाइना अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा था। अब हमने जब उस पर बैन लगाया तो एम्बेसडर कहता है कि बायलेटरल जो हमारे संबंध है, बायलेटरल इकोनॉमी को डीरेल करना या डीकपल करना, यह भारत के लिए बड़ा नुकसानदेह है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे आपके बहुत अच्छे सदियों पुराने संबंध हैं और 62 के बाद हमारा आपका कभी कंफ्लिक्ट नहीं हुआ। और बाकी रही बात हांगकांग की, जिनजियांग की या तिब्बत की, वो हमारी इंटरनल सॉवरेन मैटर है। इसलिए हमारे इंटरनल सॉवरेन मैटर में आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं, आपको बॉर्डर पर कमेंट करने का अधिकार है। अब ये जो उन्होंने कहा कि डीकपल करना, इससे ज्यादा बुरा कोई दौर नहीं हो सकता। हकीकत है, इससे बुरा दौर नहीं हो सकता। इससे भारत पर नो डाउट बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो 30% ट्रेड डिफिसिट है और जो हम चाइना पर डिपेंडेबिलिटी हमारी बन गई, तो लोकल इंडस्ट्री हमारी बस्ट हो गई थी, उस लोकल इंडस्ट्री को पुनः रेल पर लाने के लिए अगर भारत में कुछ चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत महंगे होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 1-1.5-2 साल प्रोसेस में लगेगा। हालांकि मोदी जी उससे पहले प्लेटफॉर्म्स यहां बना चुके थे, उनके प्रोडक्शन चालू हो गए, जैसे एप्पल का प्रोडक्शन चालू हो गया था, सैमसंग का प्रोडक्शन चालू हो गया था, जापानी इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे प्रोडक्शन चालू हो गए थे, साउथ कोरिया के इन्वेस्टमेंट से बहुत सारा प्रोडक्शन चालू हो गया था, ताइवान के इन्वेस्टमेंट से, अमेरिका के और यूरोप के इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी इंडस्ट्री भारत में लग चुकी है मेक इन इंडिया में, और उस मेक इन इंडिया का प्रोडक्शन अब चालू हो चुका है। इसलिए मोदी जी को मुझे लगा है कि यह सही समय, उनको लगा कि इस समय हम चीन के साथ पूरा ट्रेड खत्म कर सकते हैं और ये जो हमारे यहां यूनिट लग चुके हैं ये अपना प्रोडक्शन तुरंत बढ़ा सकते हैं, इनको एक मार्केट मिल जाएगी। जैसे ही इन जो ये लगाए गए हैं यहां पर फैक्ट्रियां, इनको जैसे ही मार्केट मिलेगी तो ये अपने आप बूस्ट होंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ लगेंगे। ये जो ट्रांजिशन पीरियड 1.5 साल का रहेगा, इस ट्रांजिशन पीरियड में भारत की जनता को देश का योगदान करना पड़ेगा। वो महंगाई के लिए चिल्लाए नहीं, वो सरकार के ऊपर बहुत दोष न डाले। क्यों? क्योंकि जब हम नया घर बनाते हैं तो घर तोड़ के घर बनाते हैं तो हमारी जेब का पैसा भी खर्च होता है और हमारे रहने की व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो जाती है और हम सभी प्रकार की मुसीबतों से झेलते हैं। तब हम नया मकान 4-6 महीने में, साल भर में बनाकर तैयार करते हैं और जब वो तैयार हो जाता है तो उसके बाद भी फिनिशिंग नेशिंग मिलाकर हमको और 4-6 महीने लगते हैं, उसके बाद हम सुकून से उस घर में रहने लायक होते हैं। आप ये मान के चलिए कि ये सिचुएशन वैसी ही है कि जब हम नए सिरे से तोड़कर सब कुछ बना रहे हैं तो इस नए सिरे से तोड़ने की व्यवस्था में हमको यह संभव है कि कुछ अव्यवस्था में फैलना पड़े और कुछ अपने ऊपर इकोनॉमिक लोड भी पड़ेगा और कुछ हमको समस्याएं भी होंगी। उन समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए आप ध्यान दीजिए कि जब आपकी अपनी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो जाएगा। जो सारा एम्प्लॉयमेंट चाइना
के लोगों को जाता है। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, भारत में टैक्सेशन बढ़ेगा, भारत की इनकम बढ़ेगी और भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। देखिए, जापान हमारी मदद पूरी कर रहा है क्योंकि जापान के पास लोग नहीं है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लोग नहीं है। ताइवान के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लोग नहीं है। साउथ कोरिया के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन लोग नहीं है। और वो सारी टेक्नोलॉजी जितनी चाइना के पास है, वो सारी टेक्नोलॉजी इनके पास भी है। उसके अलावा यूएस में भी लोग नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है। यूरोप में भी लोग नहीं है, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। इन सबके पास ना इन सबके पास सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है मार्केट नहीं है और इनके पास वर्क लेबर नहीं है। हमारे पास मार्केट भी है और हमारे पास वर्क लेबर भी है। इसलिए भारत सरकार की इस पहल पर, जिसमें चाइना के ऊपर कंप्लीट बैन लगाने के लिए हम तत्पर है और पूरी शक्ति से लगा रहे हैं, उसके लिए जो चाइना की तड़पड़ाहट है वो हमको साफ दिखाई दे रही है। और आप ये समझ लीजिए कि चाइना कितना भी स्ट्रांग हो जाए या कोई भी कंट्री कितना भी स्ट्रांग हो जाए या कितना भी बदतमीज कंट्री क्यों ना हो पाकिस्तान की तरह, अगर धन नहीं है तो वो सक्सीड नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कंट्री के लिए है, दूसरे कंट्री पर जाने के लिए उसके पास इकोनॉमी होनी चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए, उसके लोगों के पास रोजगार होना चाहिए। भारत के पास धन, अब 2014 के बाद हमने देखा कि फेयर डीले होने लगी हैं, तो भारत सरकार की इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आने के बाद, डिजास्टर आने के बावजूद भारत सरकार धैर्य से काम कर रही है। जबकि दूसरे कंट्री, पाकिस्तान जैसे कंट्री बिल्कुल निस्तेनाबूद हो गए। 15-15 दिन चलाने के लिए डीजल नहीं, वो अपनी कारें बेच रहे हैं, अपने बंगले बेच रहे हैं, अपने सरकारी आवास बेच रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास धन नहीं है कि वो कैसे चला सकें। इसलिए कोई भी बदतमीज से बदतमीज कंट्री क्यों ना हो, अगर उसकी इकोनॉमी पर वार होता है और आपकी इकोनॉमी अगर सुदृढ़ होती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि उस कंट्री की हालत कितनी पस्त हो जाएगी। जहां तक वो सॉवरेंटी की बात करते हैं, तो सॉवरेंटी के लिए उनको यह सोचना चाहिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारी सॉवरेंटी बनती है। उन्होंने एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसने इलीगल कब्जा करके रखा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि उन्होंने उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि हु एवर विल बी द पोजीशन होल्डर ऑफ दिस प्लेस, चाहे भारत और पाकिस्तान में से जो पोजीशन होल्डर होगा उसके साथ ये ट्रीटी कंटिन्यू रहेगी। तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप अपनी सॉवरेंटी मेंटेन करने की बात करेंगे, हम ना बोले, तो फिर आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान के मामले में हमारी सॉवरेंटी मेंटेन करें, हमारी मदद करिए वहां पर, और हमारी मदद करने के साथ साथ पाकिस्तान को डिरेल करिए, वहां से पाकिस्तान को डिस्करेज करिए कि वो टेरिटरी को छोड़े और भारत को दे, क्योंकि वो तो हमारी ओरिजिनली एग्रीमेंट टेरिटरी है। इसलिए चीन को अगर कुछ करना है तो फिर चीन को चाहिए कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले मामले में हमारे बीच में टांग अड़ारम बंद करे और जो उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उस टेरिटरी में रास्ता हमसे मांगे, ना कि पाकिस्तान से। तो मुझे समझ आता है कि चीन वाकई में सिंसियर है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए कि गिलगिट बाल्टिस्तान और चीन का जो कनेक्शन है, क्या चीन के लिए, भारत के लिए सजेशंस हो सकते हैं और क्या चीन को करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बुरा फंदा चीन के गले में कभी नहीं पड़ा होगा जितना अभी पड़ा है। और अभी आप चाहें तो गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू चीन के साथ उठा सकते हैं। मैं उस पर अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।